वेलकम टू द ऑनलाइन लेक्चर ऑफ स्पेक्ट्रम क्लासेस। अपनी शॉर्ट वीडियो में हम लोग हीट और टेम्परेचर के बीच का रिलेशन देखेंगे। हम लोग ये समझेंगे कि हीट और टेम्परेचर में क्या डिफरेंस होता है और फिर भी ये क्यों इंटर रिलेटेड होते हैं। तो इससे पहले कि आगे बढ़ें, कुछ चीज़ देख लेते हैं। हीट और टेम्परेचर। अब हीट और टेम्परेचर आपस में रिलेटेड भी हैं एक दूसरे से काफ़ी, पर इन दोनों के बीच में कुछ स्टार्क डिफरेंसेस भी हैं। कुछ मेजर डिफरेंसेस हैं। अब हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी और यहाँ से ये सबसे बड़ा डिफरेंस आता है हीट और टेम्परेचर के बीच में, बिकॉज़ टेम्परेचर इज़ नॉट एन एनर्जी। टेम्परेचर एनर्जी नहीं है। पर ये भी सच है कि हीट और टेम्परेचर रिलेटेड हैं। जिस बॉडी में जितनी ज़्यादा हीट होती है, नेचुरली हम लोग ये मानते हैं कि उसमें टेम्परेचर ज़्यादा होगा। पर हर केस में ऐसा नहीं होता है और इसी चीज़ को हमें यहाँ पर समझना है कि ऐसा आखिर क्यों होता है कि किसी बॉडी में हीट ज़्यादा हो सकती है, पर उसका टेम्परेचर फिर भी कम होगा एज़ कंपेयर टू अनदर बॉडी व्हिच हैज़ लेस हीट एंड हैज़ हायर टेम्परेचर। तो हीट और टेम्परेचर आपस में किस तरीके से रिलेटेड हैं और कैसे डिफरेंट भी हैं, इसको हम लोग थोड़ा-सा समझेंगे। ये एक बकेट थी हमारी जिसको हमने बकेट का प्लास्टिक पार्ट जो था उसको एक्सक्लूड किया है और ये जो ब्लू पार्ट है, ये पूरा हमने सपोज़ किया कि ये इस तरीके से अंदर वाटर का एक कॉलम है बकेट के अंदर। अब मॉलिक्यूल्स हैं कई सारे, कोई भी सब्सटेंस है मॉलिक्यूल से मिलके बना होता है, तो यहाँ पे वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं। वाटर के मॉलिक्यूल्स इस तरीके से हैं, किसी अभी सस्पेंडेड स्टेट में। सस्पेंडेड स्टेट में हैं, पर एक्चुअली ऐसा होता तो है नहीं। कोई भी सब्सटेंस के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, वो कभी भी स्टेशनरी नहीं होते, रेस्ट में नहीं रहते इस तरीके से, हमेशा मोशन करते रहते हैं। कुछ इस तरीके से इनका मोशन होता है, रैंडम मोशन। अब इसी चीज़ को हम लोग हीट और टेम्परेचर के डिफरेंस को समझने में यूज़ करेंगे, तो यहाँ पे इसका ध्यान रखना है कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, तो उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं, वो मोशन करते हैं। लिक्विड है, तो मोशन इतना हो रहा है, अगर सॉलिड होता तो मोशन इसके कंपैरिज़न में बहुत कम होता है और अगर गैसियस होता है, तो उस केस में मोशन इससे और फ़ास्ट होता, इससे भी ज़्यादा फ़ास्ट होता मोशन। अब इस चीज़ को हमें ध्यान में रखना है कि मॉलिक्यूल्स किसी भी ऑब्जेक्ट के इस तरीके से रैंडम मोशन करते रहते हैं एट एनी गिवन टाइम, स्टेशनरी नहीं होते, रुके नहीं होते। इनके मोशन की वजह से ही हीट एनर्जी आती है और इनके मोशन से ही टेम्परेचर का भी हम लोग डिपेंडेंसी निकालते हैं, उसको देखते हैं कैसे होता है चीज़। अब यहाँ पे हमारे पास 3 अलग-अलग कंटेनर्स हैं। लेफ्ट मोस्ट साइड पे एक बकेट है, राइट साइड पे हमारे पास एक टब है, मिडल में और राइट मोस्ट साइड पे एक कप है। तीनों में ही हमने वाटर को स्टोर किया है, सबका वॉल्यूम अलग-अलग है। राइट मोस्ट साइड पे जो कप है, उसका वॉल्यूम सबसे कम है और लेफ्ट और मिडल में जो टब है, इसका वॉल्यूम सबसे ज़्यादा है। अब टेम्परेचर हमने सबका अलग-अलग सपोज़ किया है। हमने माना है कि जो कप में वाटर है, वो हाईएस्ट टेम्परेचर पे 100 पे है और जो टब का टेम्परेचर है, टब के वाटर का, वो लोवेस्ट है 5 डिग्री पे। बकेट के वाटर का टेम्परेचर 50 डिग्री है और वो दोनों के मिडल में है, एक मॉडरेट टेम्परेचर है उसका। वॉल्यूम सबसे कम जैसा हमने बताया, कप में है, सपोज़ किया 0.5 लीटर और सबसे ज़्यादा वॉल्यूम वाटर का टब में है 6 लीटर। अब यहाँ पे देखना ये है कि हीट किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है। हीट के डिस्ट्रीब्यूशन और टेम्परेचर को समझने के लिए ज़रा-सा यहाँ पे मोशंस को कंपेयर करना पड़ेगा हमें। किस तरीके से मोशन हो रहा है? सबसे कम वॉल्यूम वाले केस में देखें जिसका हाईएस्ट टेम्परेचर है। हाईएस्ट टेम्परेचर कब का था? सबसे कम वॉल्यूम का और यहाँ पर सबसे ज़्यादा मोशन हो रहा है। और लोएस्ट टेम्परेचर था किसका? टब का। तो टब के केस में जो मिडल में है, मोशन मॉलिक्यूल्स का सबसे स्लो हो रहा है और जो बकेट के केस में था टेम्परेचर मॉडरेट टेम्परेचर, तो वहाँ पे मोशन हो रहा है, पर दैट मोशन इज़ इन बिटवीन द स्पीड ऑफ मोशन एज़ कंपेयर्ड टू द मोशंस ऑफ मॉलिक्यूल इन द टब एंड इन द कप। तो कप में सबसे फास्ट मोशन हो रहा है, टब में
उसके कंपैरिज़न में सबसे स्लो मोशन हो रहा है। यहाँ से ही हम लोग टेम्परेचर और हीट का डिफरेंस समझेंगे। टेम्परेचर किसी भी मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी से आता है, सब्सटेंस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनकी काइनेटिक एनर्जी से आता है टेम्परेचर। कप का टेम्परेचर जो है, वो हाईएस्ट था और हम देख रहे हैं कि सबसे फास्ट मूवमेंट भी हाईएस्ट मॉलिक्यूल्स कर रहे हैं हमारे कप के। इसलिए हम लोग यहाँ से इन्फरेंस ये निकाल सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी जितनी ज़्यादा होती है उस सब मॉलिक्यूल्स की, तो वो जो ऑब्जेक्ट होता है जिसके मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी सबसे ज़्यादा है, उसका टेम्परेचर सबसे ज़्यादा होता है। तो फिर हीट एनर्जी टब की कैसे ज़्यादा थी? देखते हैं। हीट एनर्जी जो होती है वो मॉलिक्यूल्स कितने हैं इस पर डिपेंड करती है। हीट एनर्जी कितने मॉलिक्यूल्स हैं इस पर डिपेंड करती है और टेम्परेचर मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट कितना फास्ट है उस पे डिपेंड करता है। टेम्परेचर कप का हाई था तो इसलिए उसके मॉलिक्यूल्स बहुत फास्टली मूव कर रहे हैं और जो टब का टेम्परेचर था वो काफ़ी कम था इसलिए टब में वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो बहुत स्लोली मूव कर रहे हैं। लेकिन हीट एनर्जी टब में ज़्यादा होगी। क्यों? क्योंकि टब में ज़्यादा अमाउंट ऑफ वाटर है, तो ज़्यादा अमाउंट ऑफ वाटर है यानी ज़्यादा मॉलिक्यूल्स हैं, जहाँ पे मॉलिक्यूल ज़्यादा होते हैं, मैटर ज़्यादा होता है, वहाँ पर हीट एनर्जी ज़्यादा होती है। तो हीट एनर्जी डिपेंड करती है कि कितने मॉलिक्यूल्स हैं और टेम्परेचर डिपेंड करता है कि काइनेटिक एनर्जी किसमें ज़्यादा है। इस वजह से लोएस्ट हीट किसमें आ गई? कप में क्योंकि इसमें सबसे कम मॉलिक्यूल है। हाईएस्ट हीट हमारे टब के केस में आ जाएगी क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा मॉलिक्यूल्स हैं, पर टेम्परेचर फिर भी कप में सबसे ज़्यादा है क्योंकि कप में जो मूवमेंट था, जो काइनेटिक एनर्जी थी मॉलिक्यूल्स की वो हाईएस्ट थी। तो इस तरीके से हीट और टेम्परेचर का आपस में हम लोग रिलेशन समझते हैं और क्या डिफरेंस है वो भी इसी तरीके से हम लोग समझते हैं। तो ये एक छोटी-सी वीडियो थी जिसमें हम लोगों ने ये समझा कि हीट और टेम्परेचर का आपस में किस तरीके से रिलेशन होता है।